हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम सी लैंग्वेज की क्विक रिवीजन करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज किसने डेवलप कराई थी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। डेनिस रिचे 1972 में बेल लैब्स में। जनरल पर्पस लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम की प्रोग्रामिंग में यूज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम्स, कंपाइलर्स, इन सब की प्रोग्रामिंग में हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। नाउ स्ट्रक्चर क्या है सी लैंग्वेज का? पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आता है, यानी कि इट कंटेन्स कमेंट्स। इसमें कमेंट्स आते होते हैं। कमेंट्स किस तरह लिखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह से कमेंट्स लिखे जाते हैं सी लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर इस तरह से कमेंट्स लिखे जाते हैं। लिंक सेक्शन आता है, उसके अंदर हम क्या करते होते हैं, इस तरह से अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। इस तरह से ये हैश लिखा, इंक्लूड, और जो हमें यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करी, या फिर मैथ इंक्लूड कर सकते हैं, या कुछ भी जो भी हमें ये इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैथ इंक्लूड की हुई है, मैथ इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरियस जितनी भी हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, हम हैश लिखे, इंक्लूड लिखेंगे और यहाँ पे हेडर फाइल का नेम दे देंगे। ठीक है, कमेंट जरूरी नहीं है यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पर हम बीच में भी कहीं पे भी दे सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट है, अगर उसको हमें बताना है ये किससे रिलेटेड है, तो हम वहां पर भी कमेंट्स दे सकते हैं। डेफिनेशन सेक्शन में क्या आता होता है? डेफिनेशन सेक्शन डिफाइन कांस्टेंट। अगर हमें कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है कि वो थ्रू आउट हमारा प्रोग्राम जो है हम उस कांस्टेंट को यूज करने वाले हैं, तो हम डिफाइन सेक्शन में, डेफिनेशन सेक्शन में यूज करते हैं। इसको डेफिनेशन सेक्शन बोला जाता है। डिफाइन लिखा और जैसे यहाँ पे पाई की वैल्यू दे दी हमने, ये इस तरह से। ठीक है, तो जहां जहां पर भी हमारी पाई लिखी होगी ना फंक्शन में, जहां पर भी हमारे पूरे फंक्शन में पाई लिखा होगा, वहां पर क्या होगी, ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी पाई से। ठीक है, जैसे पाई लिखा हमने, पाई से हमने कुछ भी कैलकुलेट किया, पाई इंटू में आर का स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट किया फॉर्मूला, तो हमने सिंपल पाई लिखा है। वैल्यू अपने आप यहाँ से उठा लेगा डिफाइन सेक्शन से। ठीक है, डेफिनेशन सेक्शन से। मेन फंक्शन, इसमें क्या है, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन फंक्शन, वन मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम में देखा होगा ना आपने, इस तरह से आप लिखते हैं वॉइड मेन फंक्शन। एक फंक्शन, ये वॉइड मेन फंक्शन, ये फंक्शन जो है ये जरूर होता है। ठीक है, इट कंटेन्स डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट्स, जैसे कि इंट मेन। इंट मेन में हमने सम करना है दो वेरिएबल्स का, ए और बी डिक्लेयर किए। यहाँ पे हमने इंट डेटा टाइप के सम लिया, हमने वो भी इंट डेटा टाइप का लिया। प्रिंट एफ, यानी कि हमने यूजर से एंटर करानी है, तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी कि स्क्रीन के ऊपर ये लिखा दिखाई दे, एंटर टू नंबर्स। ठीक है, इस तरह से एंटर टू नंबर्स। स्कैन एफ में क्या करेगा, जो हमने कीबोर्ड से वैल्यूज पास की हैं वो क्या करेगा, वो कंप्यूटर फेच कर लेगा। ठीक है, तो वो स्कैन एफ के थ्रू हो जाएगा। ए और बी के अंदर आ गया, अब सम ए और बी को ऐड कर दो और प्रिंट एफ दोबारा से क्या कराओ, इस तरह से प्रिंट करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे सम की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये है मेन फंक्शन। अब सब सब प्रोग्राम क्या होता है, यानी कि इट कंटेन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम जरूर मेन फंक्शन तो लिखते ही हैं, इसके बाहर भी हम कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन कर सकते हैं ना अपना। जैसे यहाँ पे वो डिस्प्ले है, सिंपल हमें डिस्प्ले कराना है तो हम ये लिख दिया। ठीक है, इस तरह से काम करता है ये। अब डेटा टाइप्स क्या हैं? डेटा टाइप्स इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग, डबल, वॉइड, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर मींस इंट, इसको इंट कीवर्ड से लिखा जाता है। कैरेक्टर डेटा टाइप है तो कैर से लिखा जाता है। किसी वेरिएबल को हमें अगर कैरेक्टर डेटा टाइप का डिक्लेयर करना है तो हम कैर लिखेंगे। फ्लोटिंग टाइप का अगर हमें कोई करना है, जैसे सपोज हमने ये लिया वैल्यू कोई हमें जैसे कि रेडियस की ही वैल्यू लेनी है हमें। ठीक है, हमने रेडियस नाम का डेटा टाइप हमने कराया, तो हम इस तरह से करा सकते हैं, डिक्लेयर फ्लोट आर। ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्लोटिंग टाइप, मतलब रेडियस की जो वैल्यूज आएंगी वो फ्लोटिंग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, डबल, डबल मींस कि डबल से ही सिंपल कर सकते हैं। वॉइड, वॉइड से होएगा। इसके साइज क्या होते हैं ये पूछा जा सकता है। 32 बिट सिस्टम के हिसाब से है ये। इंट का 2 बाइट्स होता है, कैर का 1 बाइट स्टोर करता है, फ्लोट में 4 बाइट स्टोर होती हैं, डबल के अंदर ये बाइट स्टोर होती है। ठीक है, और ये इसके रेंजेस है सारी की सारी। ठीक है, हर 2 बाइट्स में इतनी रेंजेस आती हैं, 1 बाइट में इतनी, 4 बाइट्स में इतनी, 8 बाइट्स में इतनी। ठीक है, वर्ड क्योंकि वर्ड है उसमें कोई वैल्यू नहीं आती। ठीक है, अब डिराइव डेटा टाइप्स क्या होता है? डिराइव डेटा टाइप्स यानी कि जो मेन हमारे डेटा टाइप्स थे ना, इंट था, कैर था, ठीक है, और क्या था, फ्लोट था। ठीक है, इनसे हम डिराइव करके, डबल था, इनसे डिराइव करके हम कोई और डेटा टाइप बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिराइव डेटा टाइप। जैसे कि यहाँ पे एरेज, पॉइंटर, फंक्शन, स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे डिराइव डेटा टाइप्स हैं। एरेज क्या है? कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी कि हमने इंट वैल्यू का ही एक एरे बना लिया। सपोज यहाँ पे मैंने बना लिया रोल नंबर। ठीक है, एरे बना लिया। अब एरे के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा, हमने साइज दे दिया 10 कि अब 0 से 10 तक इंट वैल्यू ही स्टोर होंगी। उसके अंदर कुछ भी हो सकती है वो इंट वैल्यू, सपोज 101 हो सकती है, सपोज एक की 102 हो सकती है, एक की 105 हो सकती है, मतलब कुछ भी वैल्यू स्टोर हो सकती है। 10 वैल्यू स्टोर होंगी इंटीजर टाइप की। ठीक है, अगर कैर कर लेते तो कैर वैल्यू स्टोर होती है। हमने सपोज कैर नेम बना दिया हमने फंक्शन, एरे डिक्लेयर कर दिया और 10।
ठीक है, तो इसमें 10 नेम स्टोर हो जाएंगे, यानी कि कोई भी नेम स्टोर हो सकता है, अजय, ठीक है, सुमन, ऋतु, मतलब इस तरह से कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब पॉइंटर्स, पॉइंटर्स क्या होता है, वेरिएबल्स दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर्स क्या क्या करते हैं, पॉइंटर्स वेरिएबल्स होते हैं जो स्टोर करते हैं एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ मेरा ए है, एक मिनट, सपोज ए है, ठीक है, ए वेरिएबल है मेरा, और उसके उसका वैल्यू सपोज करते हैं वो 1000 लोकेशन पे स्टोर है और उसकी वैल्यू क्या है 5, ठीक है, ये है। तो अगर मैंने एक वेरिएबल लिया पी, पॉइंटर, पॉइंटर पी ले लिया मैंने, ठीक है। अब पॉइंटर पी क्या कहता है, अगर मैं एम्प्रेजेंट ए लिखूंगी, इट मीन्स कि इट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा 1000, यानी कि ए का एड्रेस आ जाएगा। अगर मैं स्टार पी करूंगी तो स्टार पी से क्या हो जाएगा, स्टार पी के अंदर जो है मेरा जो इस एड्रेस पे वैल्यू रखी है ना वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स होते हैं। फंक्शंस क्या है, ब्लॉक्स ऑफ कोड, इसमें कोडिंग आती होती है जो रिटर्न करती है कुछ पर्टिकुलर वैल्यू। अगर हमने इंट टाइप का फंक्शन डिक्लेयर किया है तो वो इंट वैल्यू रिटर्न करेंगी, अगर हमने कैरेक्टर टाइप का फंक्शन लिया तो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेंगी। तो इस तरह से होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के हम अंदर हम वेरिएबल डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट का ही, तो स्टूडेंट के अंदर हम क्या क्या स्टोर करा सकते हैं, हम उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं कि नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नेम कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप का हो गया, उसका रोल नंबर स्टोर करा सकते हैं वो इंट टाइप का हो गया, उसके मार्क्स स्टोर करा सकते हैं वो इंट टाइप के हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम उसके अंदर वेरिएबल डेटा टाइप के जो वैल्यूज है वो स्टोर करा सकते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और सिमिलरली यूनियन होता है, बस इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है वो आगे हम अभी क्लियर करेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। एन्यूमरेशन डेटा टाइप, इसमें क्या होता है, यूजर डिफाइंड होते हैं, ये असाइन नेम्स टू इंटीजर कांस्टेंट्स, यानी कि इंटीजर कांस्टेंट्स, यानी कि हम जैसे वीक डे बनाया, हमने वीक का बनाया यहाँ पे, सपोज वीक, ये हमने बना दिया, तो इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आए वीक के अंदर, मतलब वीक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना दिया मैंने। क्या यहाँ पर भी वीक आ जाए ना, इट मीन्स कि उसमें वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आएंगी। जैसे इंट हमने बनाया तो इंट के अंदर हम जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, वो आपको रेंज अभी बताई थी मैंने। तो सिमिलरली वीक, जैसे मैंने वीक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना दिया, तो इसकी वैल्यू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहाँ तक इतनी वैल्यूज आ सकती है वीक अगर डेटा टाइप कहीं आएगा तो जैसे मैंने वीक के अंदर डब्ल्यू लिखा, तो इसका मतलब कि ये वीक डेटा टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डब्ल्यू नाम से, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है ये, अभी ये कह रहा है यूजर डिफाइंड असाइन नेम्स टू इंटीजर कांस्टेंट्स, यानी कि जो इंटीजर कांस्टेंट्स थे ना, यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 5, इनको हमने नेमिंग दे दी एक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 को हमने नेम दिया मंडे, 1 को नेम दिया ट्यूसडे, इसी तरह से 6 को नेम दिया संडे, ठीक है। नाउ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप डेफ, यानी कि गिव अलाइस मींस की ऑल्टरनेटिव नेम दिया हमने एक डेटा टाइप को, जो हमारा सपोज यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर ले लिया, अनसाइंड इंटीजर में वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, कि इंटीजर की पॉजिटिव वैल्यूज ही आए। तो अब इतना बड़ा हम लिखें, इसकी बजाय हमने एक शॉर्ट फॉर्म के लिए हमने क्या किया, ये वाला कीवर्ड यूज किया, टाइप डेफ, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग कीवर्ड है वो लिखो यहाँ पे, जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है वो लिखो, सॉरी ये नहीं, जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है वो लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अनसाइंड इंट, ठीक है, ये लिखा मैंने, ये ईडी है, अनसाइंड इंट। उसके बाद जो हम उसको नाम देना चाहते हैं वो लिख दो, UINT, मैंने ये अपनी तरफ से अपना कोई अलग नेम लिखा कीवर्ड से अलग, ठीक है। अब ये दे दिया मैंने, तो अब जो ये अनसाइंड इंट है ना, इसका नेम हो गया ये, ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए हो गया इसका, ठीक है। तो अब ये हमने कर दिया डिक्लेयर। अब जहां पर भी हमें अनसाइंड इंट की वैल्यू की जरूरत है, हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे UINT लिखेंगे, और उसका कोई नाम सपोज ए ले लिया, तो ए के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो हमने इस तरह से डिक्लेरेशन कर दी इसकी, ये देखिए यहाँ पे की हुई है, देखो टाइप डेफ लिखा, जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसका नाम लिखा, जो नाम देना चाह रहे हैं वो लिखा, और हमने इस एक्स को इस डेटा टाइप से डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू 10 दे दी, ठीक है। तो ये है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नाउ मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स होता है चेंज साइज, हमने साइज को चेंज करना है, जैसे सपोज इंट है, ठीक है, या कैर है, या फिर हमारा डबल फ्लोट ले लिया, तो अगर हम जो उसका करंटली साइज एग्जैक्ट होता है, अगर हम इसको चेंज करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, मॉडिफायर्स का यूज करते हैं, चेंज साइज और रेंज ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स, ये शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड ये आते होते हैं। यहाँ पर लिखा है शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट यानी कि 2 बाइट्स का आ जाए, इसकी रेंज हमने कम कर दी। अनसाइंड इंट यानी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाए, तो अनसाइंड कर दिया तो ये 2 बाइट्स का होता है, इसकी वैल्यू 0 से इतनी आएगी, ठीक है। लॉन्ग इंट कर दिया यानी कि 4 बाइट्स का बन जाए साइज जो इंट का है, ठीक है, हमने साइज को बढ़ा दिया ना इंट के, इंटीजर के, तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो इस रेंज में आएंगी, ठीक है। अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग में हमने अगेन 4 बाइट्स का कर दिया कि पॉजिटिव वैल्यूज आए और ये इस रेंज में आए, ठीक है। तो ये होते हैं मॉडिफायर्स। नेक्स्ट
ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मोड। रिलेशनल होते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर एंड, और, नॉट, ठीक है, बिटवाइज होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, साइज ऑफ, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे आ जाइए। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या करती हैं? आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन इन द प्रोग्राम, कि हमें किस तरह से ये कंट्रोल करती हैं फ्लो को, ठीक है। सपोज मैंने वॉइड मेन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो वो इसी तरह से फ्लो होती रहे, मतलब इसी तरह से रन होती जाए, वन के बाद टू स्टेटमेंट, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम कंट्रोल को चेंज भी तो कर सकते हैं ना। जैसे कि सपोज ये है इफ स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आती हैं, यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट, कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर है तो ही ये वैल्यू, तो ही ये स्टेटमेंट रन हो, अगर x की वैल्यू लेस देन आई तो ये स्टेटमेंट स्किप होके अगली स्टेटमेंट पे चली जाए। तो हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया ना फ्लो को, तो ये क्या है, इफ स्टेटमेंट के थ्रू हो गया। तो इस तरह से ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं फ्लो को, ठीक है। तो देखते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या कहती है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन, ये एग्जांपल है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो प्रिंट करा दो पॉजिटिव, और अदरवाइज नेगेटिव प्रिंट करा दो, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर मोड 2 है, यानी कि ये इवन चेक कर रहा है कि नंबर इवन है या ओड है, अगर मेरा नंबर x मोड 2 किया, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है, इट मींस कि नंबर मेरा इवन है, तो प्रिंट क्या कराए, इवन प्रिंट कराए, एल्स प्रिंट करा ओड, ठीक है। तो हमने ये एल्स वाली इफ एल्स की स्टेटमेंट देख ली किस तरह से लिखी जाती है। अब नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ मतलब कि इफ के अंदर भी हमने एक और इफ लगा दिया, जैसे कि इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो प्रिंट एफ पॉजिटिव करा दे, एल्स इफ x की वैल्यू लेस देन 0 है तो प्रिंट एफ नेगेटिव, एल्स प्रिंट 0, क्योंकि एक तो है ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, और अगर दूसरा का केस है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दो केस हो सकते हैं, या तो इक्वल टू 0 का या लेस देन 0 का, तो हमने लेस देन 0 का बना दिया एल्स इफ करके, और एल्स करके ये बना दिया, ठीक है। ये नेस्टेड इफ नहीं है, ये एल्स इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। नेस्टेड इफ में तो हमने दो कंडीशन चेक कर ली, सपोज कि मेरा x ग्रेटर देन 0 हो, और इफ उसमें भी अगर x जो है वो मोड इक्वल टू 0 हो, तो हमारी ये प्रिंट हो जाए कि वो इवन नंबर है, ठीक है। एल्स प्रिंट हो जाए ओड नंबर है, ठीक है, और एल्स प्रिंट हो जाए कि नंबर लेस देन 0 है, ठीक है। मतलब ये है इफ के अंदर इफ लगाना, ठीक है। तो ये है नेस्टेड इफ। स्विच स्टेटमेंट में क्या करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल ऑप्शंस आर टू बी चेक, जब मल्टीपल ऑप्शन चेक करें, यानी कि अगर कोई 1 एंटर करे तो प्रिंट हो जाए 1, 2 एंटर करे तो प्रिंट हो जाए 2। सपोज उसने 2 एंटर किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले जहां पे इस वेरिएबल पे जाएगा, चॉइस, चॉइस हम चेक करेंगे कि 1 है, नहीं 1 तो नहीं एंटर किया, फिर हम 2 पे जाएंगे, हाँ 2 एंटर किया है, तो इसकी स्टेटमेंट रन की और यहाँ से ब्रेक कर गए, ठीक है। यानी कि उस स्विच जो हमारा है स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स वेरियस हैं, उससे वहां से बाहर ही आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसने कुछ भी एंटर ना किया होता तो वो डिफॉल्ट पे जाता और डिफॉल्ट में प्रिंट करा देता इनवैलिड, कि तुमने कुछ भी नहीं डाला तो इनवैलिड प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये है स्विच स्टेटमेंट। नाउ लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, आइट्रेशन, अगर हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार रन कराना है तो हम लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, जैसे फॉर लूप। फॉर लूप में कैसे लिखते हैं, फॉर इंट, ठीक है, जो डेटा टाइप देना चाहते हैं, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू स्टार्टिंग, कि स्टार्टिंग कहाँ से होए और एंडिंग कहाँ पे होए, आई, और फिर उसके बाद ये लगाएंगे, उसके बाद क्या कंडीशन है कि आई लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, क्या, सपोज यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी, और फिर उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट करनी है, डिक्रीमेंट करनी है, वो लगा देंगे यहाँ पे। इस तरह से 3 स्टेटमेंट्स एक साथ आती है, इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली, फिर उसके बाद जो करना है यहाँ पे प्रिंट करना है, या फिर हमें फर्दर कुछ और स्टेटमेंट्स रन करानी है, हम उसके बाद वो रन करा सकते हैं। वाइल लूप, वाइल लूप में क्या कहते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1 वाइल, जब तक वो कंडीशन ट्रू हो, यानी कि जब तक यहाँ पे जो भी कंडीशन हम लिखें, जब तक वो ट्रू हो तब तक वाइल लूप रन करता रहे, ठीक है। ये करेंगे और यहाँ पे ही हम इसी के अंदर इंक्रीमेंट करानी है, डिक्रीमेंट कराना है, वो सब यहाँ पे इसी के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल को इसके वाइल लूप के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया हमने, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर कराया, यहाँ पे वाइल के अंदर कंडीशन चेक की, ये वेरियस स्टेटमेंट्स रन की, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी कराना है हम इस वेरिएबल को वो कराया, जैसे यहाँ पे करा रखे इंक्रीमेंट करा रखा है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, जब तक रन करता जाए, ठीक है। तो पहले वैल्यू 1 थी, फिर 2 3 4 थी, 5 थी, अब जैसे 6 हो जाएगी ना, वैसे ही वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। डू वाइल लूप में क्या होता है, ये एग्जीक्यूट करता है एक बार तो, क्योंकि जो डू है, यानी कि ये इंट आई इज इक्वल टू 1 डू, यानी कि क्या करे वो आई को प्रिंट करा दे तो 1 तो प्रिंट करा ही देगा, फिर उसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 यानी इंक्रीमेंट कर दे 2,
फिर उसके बाद क्या किया वाइल, फिर उसके बाद वाइल लिखा है, यानी कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है। तो एक बार तो सारी स्टेटमेंट रन होंगी ही ना, तो इसीलिए डू वाइल के अंदर क्या होता है, एक बार तो जरूर रन होता है वो। ठीक है, अब 1 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद उसने चेक किया कि 1 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। अब यहाँ पे तो 2 हो गया था ना, ये आई की वैल्यू 2 हो गई थी। अब 2 चेक करेंगे, 2 लेस देन 5 है, तो ये दोबारा से रन होएगा। तो 2 आ गया, फिर 3 4, जब तक ये 5 नहीं हो जाता तब तक ये सारा रन होता जाएगा। ठीक है, तो ये है डू वाइल लूप। अब जंप स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं, ब्रेक। ब्रेक यानी कि वहां पे जहां पर भी ब्रेक लिखा है ना, वहां से तुम एग्जिट कर जाओ। यानी कि अगर मैंने ये लूप चलाया, अगर आई की वैल्यू 3 है तो इस फोर लूप से ही बाहर आ जाओ। ब्रेक का मतलब होता है कि बाहर आ जाना लूप से ही। कंटिन्यू में क्या होता है, स्किप करता है करंट आइट्रेशन को, यानी कि इसमें तो ये होगा 1 2 और फिर उसके बाद कुछ भी रन नहीं होएगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, स्किप करंट आइट्रेशन एंड गोज टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, यानी कंटिन्यू करें नेक्स्ट आइट्रेशन से, उस करंट आइट्रेशन को स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन से दोबारा से स्टार्ट कर ले, यानी कंटिन्यू कर ले। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के साथ ही आई इज इक्वल टू 3 हो तो कंटिन्यू करें, यानी कि 1 रन हो 2 रन हो, 3 जैसे ही आया तो हमने 3 को स्किप करके 4 और 5। ठीक है, इस तरह से ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। नेक्स्ट, गो टू स्टेटमेंट में क्या कहता है, जंप्स टू अ लेबल स्टेटमेंट। ठीक है, लेबल स्टेटमेंट जैसे सपोज मैंने ये लेबल कर दिया यहाँ पे स्टार्ट का। ठीक है, तो अब हमने ये सब रन किया। अब जहां पर गो टू स्टार्ट लिखा होगा तो ये जंप यहाँ पे कर जाएगा स्टार्ट के ऊपर, यानी कि दोबारा से ये रन होगा। ठीक है, तो ये है जंप टू लेबल स्टेटमेंट। रिटर्न के अंदर एग्जिट्स फ्रॉम फंक्शन, रिटर्न्स वैल्यू अगर कोई है तो रिटर्न के थ्रू हम रिटर्न करा सकते हैं कोई वैल्यू। ठीक है, नाउ एरेज क्या होता है, array is a collection of elements of same data type stored in continuous memory location, यानी कि इस तरह से स्टोर होता है वो continuously 1 0 1 2, स्टार्टिंग जो होती है ना उसकी वो 0 से होती है इंडेक्सिंग की, इस तरह से। ठीक है, कंटिन्यूअसली स्टोर होएगा हमारा। ठीक है, ईच एलिमेंट इज एक्सेस यूजिंग एन इंडेक्स, तो ये है सारी सारी इंडेक्स वैल्यू है, उसको इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस किया जा सकता है। सपोज कि यहाँ पर मैंने स्टोर कराया, एरे ही स्टोर कराया, सपोज मैंने ARRAY ये स्टोर कराया। तो अगर मैंने लिखा है कि मुझे ये वेरिएबल इसके अंदर है, ये मैंने एरे बनाया था। ठीक है, 5 का। ठीक है, इसमें स्टोर कराया है मैंने ये एरे वैल्यू। ठीक है, अब मुझे A2 को फेच करना है, तो कैसे फेच, क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे देखिए ये है 0, ये दूसरे कलर से लिखते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 2 पे क्या रिटर्न होएगा, 2, ये आर रिटर्न हो जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये है इसके बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट, सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप लिखो, यानी कि मुझे किस टाइप का डेटा टाइप यूज करना है। जैसे इंट लिखा मैंने, ठीक है, और जैसे यहाँ पे मार्क्स ये दे रखा है, यहाँ पे इंट मार्क्स, और यहाँ पे साइज आ जाएगा अंदर कि कितने साइज का लेना है हमें। ठीक है, एरे टाइप्स क्या होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 मल्टी डायमेंशनल होते हैं। 1 डायमेंशनल तो सिंपल, जैसे हमने ये दिया था ये 1 डायमेंशनल था। ठीक है, उसमें हमने इस तरह से वैल्यू स्टोर करा दी 5। ठीक है, 2 डायमेंशनल में क्या होता है कि हम रोज और कॉलम्स के लिए इस तरह से स्टोर कराते हैं वैल्यूज को, 2 और 3, यानी कि 2 रोज हो 3 कॉलम्स हो। ठीक है, तो ऐसे कैसे आएगा, इस तरह से डेटा स्टोर होगा 1 2 3, फिर नेक्स्ट रो 4 5 6। उसको स्टोर, अगर वैल्यूज को स्टोर कराना तो किस तरह कराएंगे, ये कर्ली ब्रैकेट लिया, इसके अंदर एक रो को डाल दो सारी, फिर रो को क्लोज किया, फिर सेकंड रो को डाल दो। ठीक है, इस तरह से स्टोर होती है वैल्यूज। अब ये मल्टी डायमेंशनल के लिए यूज होता है, यानी कि एरे विद मोर देन 2 डायमेंशंस, ये 3 डायमेंशंस के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से कैसे करेंगे, यहाँ पे ये एक पूरी रो बना दी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी रो है, उसके अंदर भी कॉलम और हाइट जो है उसके हिसाब से ये एक ये। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आ गया डायमेंशन। ठीक है, नाउ एरे इनिशियलाइजेशन, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं जैसे हमें उसको एरे को बताया कि यहाँ पे क्यों कौन से डेटा टाइप का है, उसका नाम दे दिया हमने और साथ में उसका साइज दे दिया। अब उसको कुछ वैल्यूज असाइन करनी है तो इस तरह से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, नाउ अब ये क्या है 10 20, ये दे दिया हमने। जैसे यहाँ पे तो सारी की सारी 5 साइज था, तो हमने 5 वैल्यूज को दे दिया। अगर मैं 2 वैल्यूज को दूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से स्टोर हो जाएगा ये 20, और क्योंकि रिमेनिंग वैल्यूज को हमने कुछ भी नहीं दिया तो उसकी जगह 0 0 0 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रेवर्स कैसे करते हैं, वही लूप के थ्रू करते हैं कि हमें 5 तक चलाना है ना लूप, क्योंकि ये तो जीरो से स्टार्टिंग कर देता है अपनी इंडेक्सिंग की। हमें 5 एलिमेंट स्टोर कराने, सपोज ये है एरे 5, 5 साइज है उसका। तो क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करता है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से साइज का 0 1 2 3 4 यहाँ तक करेंगे। तो लूप हमें कहाँ से कहाँ तक चलाना है, 0 से स्टार्ट करके 4 तक चले। ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन दी, i इज इक्वल टू 0 हो,
आई इज लेस देन 5, ठीक है, आई लेस देन जब तक 5 होता रहे, ये कंडीशन ट्रू होती रहे, तब तक आई इंक्रीमेंट होता रहे, ठीक है। तो हमें क्या कराना है, एरे की वैल्यू प्रिंट कराते रहो, यानी कि एरे लिखा और यहाँ पे आई लिख दिया। अब जैसे 0 आएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 1 आएगा इसकी जगह, तो उसकी जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, 20। जैसे ही 2 आएगा तो उसकी जगह 30, फिर 40, फिर 50, इस तरह से प्रिंट होते चले जाएंगे, ठीक है। अब इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन। एरे साइज मस्ट बी कांस्टेंट एट कंपाइल टाइम। जो एरे का साइज है वो कांस्टेंट होता है कंपाइल टाइम पे। स्ट्रिंग्स इन सी आर स्टोर्ड एज कैरेक्टर एरेज, ठीक है। जो स्ट्रिंग्स हम स्टोर कराते हैं, जैसे मैंने अभी स्ट्रिंग कराई थी ना, एरे को ही स्टोर कराया था एक एरे के अंदर, ठीक है। तो वो क्या था, स्ट्रिंग्स थी, तो वो स्टोर होती है करेक्टर एरेज में, ठीक है। कैर अगर मैं इस तरह से लिखूंगी, उसका डेटा टाइप ए दे दिया, उसका साइज 5 दिया, और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कराया, ए आर आर ए वाई, इस तरह से स्टोर करा दिया, ठीक है। तो ये है स्ट्रिंग डेटा टाइप। पासिंग एरेज टू फंक्शन, पास बाय रेफरेंस यूज करते हैं। अगर हमें एरेज को ही पास करना हो फंक्शन में, उसके यहाँ पे जैसे हमने सपोज किया, यहाँ पे कोई स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाया और उसमें हमने एरे को पास कर दिया, तो हम कैसे करते हैं, पास बाय रेफरेंस के थ्रू करते हैं काम, ठीक है। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स इन सी आर करेक्टर एरेज, ठीक है। स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो करेक्टर एरेज होती है। अब ये भी देखा मैंने, हमने पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा था, एंडिंग विद द नल करेक्टर। एंड किससे होता है, उसका नल करेक्टर से एंड होता है हर स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे कैर दे दी, ये स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग एरे बना दिया मैंने, ठीक है। कैर डाटा टाइप का इज इक्वल टू ये करा, ठीक है, ऑटोमेटिकली एड्स ये। इसका मतलब क्या है कि लास्ट में ना अपने आप ही ये ऐड कर देगी हेलो लिख के, और लास्ट में ये वाला कैरेक्टर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग मेरी खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है, ठीक है। सी प्रोवाइड स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। अब स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करना है तो मुझे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस चाहिए। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन के लिए हम कौन सी हेडर फाइल को यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो हम इस तरह से इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच इस तरह से यूज कर लेंगे, ठीक है। अब क्या क्या फंक्शंस आते हैं, स्ट्रिंग लेंथ। अगर मुझे कोई स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, मुझे इसकी लेंथ पता करनी है। ये स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होगी ना, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होगी, इसकी लेंथ पता करनी है, तो कैसे पता करूंगी, सिंपल लिख दो स्ट्रिंग लेंथ और उसका डेटा टाइप, ठीक है। नाउ स्ट्रिंग कॉपी, अब हम लेते हैं स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी मींस कॉपीज वन स्ट्रिंग इनटू अनदर, एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी हो जाए। एक मैंने वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग 1 का, एरे का, ठीक है, एक ये ले लिया, एक ले लिया मैंने ये, ठीक है। इसमें मैंने कोई साइज नहीं दिया। अब इसमें मैंने स्ट्रिंग पास कर दी, ये स्ट्रिंग है डी ट्रिपल एस बी, डी ट्रिपल एस बी, ठीक है, ये स्ट्रिंग पास कर दी। अब मैंने फंक्शन लगाया स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी में फंक्शन क्या लगाया कि स्ट्रिंग 2 के अंदर जो भी है वो स्ट्रिंग 1 में चला जाए, क्योंकि स्ट्रिंग 1 में तो कोई भी नहीं है ना, वो अभी कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग 1 में, तो स्ट्रिंग 2 से स्ट्रिंग 1 में चला जाए। अब प्रिंट कराया स्ट्रिंग 1 को, तो डी ट्रिपल एस बी प्रिंट हो गया, ठीक है। अब स्ट्रिंग एन कॉपी, अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के भी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की कॉपी करानी है, तो वो किसके थ्रू कराऊंगी, स्ट्रिंग एन कॉपी के थ्रू, कि यानी कि स्ट्रिंग 1 ली हमने, ठीक है। अब स्ट्रिंग एन कॉपी यानी कि स्ट्रिंग एंड कॉपी मतलब कि स्ट्रिंग 1 में क्या चला जाए, हेलो वर्ड, उसके भी 5 स्ट्रिंग जाएं, ठीक है। तो इसके 5 स्ट्रिंग हुई ना, 1 2 3 4 5, यानी कि इतना पार्ट जो है ना वो स्ट्रिंग 1 में चला जाएगा। स्ट्रिंग 1 जैसे ही हम करेंगे तो वो हमारे हेलो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रिंग कैट। स्ट्रिंग कैट में क्या करते हैं, हम कॉन्कैटिनेट करते हैं दो स्ट्रिंग्स को। एक हमने इस वेरिएबल में लिया हेलो, एक हमने लिया नेक्स्ट एरे, इसमें हमने डाला वर्ड। अब कॉन्कैटिनेट करना है, हमें दोनों को जोड़ना है, तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 इकट्ठे लिख दो इस तरह से इस फंक्शन में, तो ये दोनों के दोनों इकट्ठे लिखे आ जाएंगे। स्ट्रिंग एंड कैट यानी कि दोबारा से हमें कितनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स, अगर हमें सपोज जैसे एन करेक्टर्स, डेटा और साइंस, इन दोनों में सब क्या क्या करने हैं, 3 करेक्टर्स को ही हमने कॉन्कैटिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग 1 तो पूरी की पूरी आएगी, ठीक है, उस स्ट्रिंग 2 के कितने कॉन्कैटिनेट करने हैं हमें, तो वो 3 करेक्टर्स कॉन्कैटिनेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एस सी आई 3 करेक्टर्स आ जाएंगे और वो यहाँ पे ऐड हो गए, कॉन्कैटिनेट हो गए, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर, कंपेयर टू स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। 0 आएगा अगर दोनों इक्वल रहेंगी, अगर एक दूसरे से छोटी है, मतलब पहली स्ट्रिंग दूसरे से छोटी है, तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यही है यहाँ पे, जैसे स्ट्रिंग कंपेयर किए एप्पल और बनाना, इन दोनों कंपेयर करो, तो क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग क्या है, छोटी है इससे, तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। स्ट्रिंग एंड कंपेयर, कुछ हमें पर्टिकुलर ही कंपेयर करने हैं करेक्टर्स, तो हम यहाँ पर कितने करेक्टर्स कंपेयर करने हैं, 2 करेक्टर्स, तो 2 करेक्टर्स को कंपेयर करो, तो ए बी सी से हमने ए बी को कंपेयर किया, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो 0 रिटर्न हो जाएगा, फर्स्ट 2 करेक्टर्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, ये है इक्वल, ये है इक्वल, ठीक है। इस तरह से हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। नाउ अब स्ट्रिंग कैरेक्टर, फाइंड फर्स्ट ओकरेंस ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, यानी कि
स्ट्रिंग CHR, यानी कि इस S स्ट्रिंग के अंदर ये S लिखा है ना, इसमें D कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट फाइंड फर्स्ट ओकरेंस ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ओकरेंस यहाँ पे आ रही है ना, तो ये इसका हमें एड्रेस बता देगा। स्ट्रिंग R यानी लास्ट ओकरेंस ऑफ कैरेक्टर कहाँ आ रहा है, तो लास्ट ओकरेंस ऑफ कैरेक्टर A निकालना है हमें, तो वो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से जो लास्ट है यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा ANE। फाइंड फर्स्ट ओकरेंस ऑफ कैरेक्टर, अगर हमें फर्स्ट ओकरेंस, एक हमने लास्ट ओकरेंस देखा था, अगर हमें स्टार्टिंग में ही पता करना है कि हमारा ये पर्टिकुलर ये स्ट्रिंग कहाँ आ रही है, जैसे कैरेक्टर S सी प्रोग्रामिंग इन सी, हमने ये सारा का सारा इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब हमें देखना है स्ट्रिंग स्ट्रिंग, यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर DSSSB को सर्च करो, तो DSSSB कहाँ है, फर्स्ट ओकरेंस को ऑफ सब स्ट्रिंग देखेगा, ये आ रहा है यहाँ पर, ये रहा, मिल गया फर्स्ट ओकरेंस। अगर इसके बाद एक और भी लिख रखा होता ना आगे, तो ये उसको ना उठाता, ये इस फर्स्ट वाले को ही उठाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग कॉपी वर्सेस स्ट्रिंग एंड कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी क्या होता है, कॉपी करता है फुल स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग एंड कॉपी कॉपी करता है ओनली फर्स्ट एंड कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस थे। अब फंक्शंस क्या आते हैं, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेशल टास्क, ठीक है। अ फंक्शन प्रोवाइड मॉड्यूलैरिटी, रीयूज कर सकते हैं, हमको क्लैरिटी देता है अच्छे से, ठीक है। टाइप्स क्या है इसके, लाइब्रेरी फंक्शंस हो गए, ठीक है, जैसे ये हमारे printf, scanf, स्ट्रिंग लेंथ, ये सारी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम खुद बनाते हैं, जैसे हमने एडिशन का बनाया, सब्ट्रैक्शन का बनाते हैं, या कोई भी फंक्शन आप बनाते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन मैपिंग, आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप्स, फंक्शन इन सी कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बेस पे हम फंक्शंस के जो ये वेरियस फंक्शन है उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, ना ही कोई रिटर्न टाइप दिया, तो वो इस कैटेगरी में आता है। यानी कि हमने सिंपल लिखा वॉइड ग्रीट, ठीक है, ये फंक्शन बनाया इस तरह से, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वॉइड ग्रीट, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे दी कि प्रिंट एफ करा दो, जो भी हमें प्रिंट कराना है, हेलो वेलकम जो भी कराना है वो यहाँ पे करा दो। तो इसमें क्या है, इसमें कोई रिटर्न नहीं हो रहा, ना कुछ आर्ग्यूमेंट इसमें पास हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ डाले जाते हैं, रिटर्न टाइप यहाँ लिखा जाता है। अब सपोज हमने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए लेकिन कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया, सपोज वॉइड ग्रीट, यहाँ पे कैर नेम दे दिया मैंने, ठीक है, तो ये कैर नेम आ गया और प्रिंट एफ करा दिया ये सारा का सारा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, वेरिएबल का नेम भी आ गया, आर्ग्यूमेंट का नेम भी आ गया, लेकिन इसमें कोई रिटर्न नहीं करा रहे, तो ये आर्ग्यूमेंट्स और नॉन रिटर्न टाइप हो गया। अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया लेकिन रिटर्न कराइए वैल्यू, सपोज ये फंक्शन लिखा हमने और रिटर्न करा दी 10 वैल्यू, तो ये होगा नो आर्ग्यूमेंट रिटर्न वैल्यू। और ये फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप का, कि हमने आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं और कुछ रिटर्न भी कराया उसके अंदर, ठीक है। तो ये चार तरह के होते हैं। अब पैरामीटर पासिंग इन सी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर ही आते हैं सबसे ज्यादा फंक्शन। तो देखते हैं कॉल बाय वैल्यू, यानी कि कॉपी ऑफ वेरिएबल पास, कॉपी जो है वेरिएबल की वो यहाँ पे पास होगी, चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल, ओरिजिनल वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी कॉपी हमने यहाँ पे भेजी, यानी कि 10 वैल्यू यहाँ गई, तो 10 यहाँ पे आया, 10 + 5 एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई, ठीक है। अब अगर हमने प्रिंट कराया कि ए की वैल्यू को प्रिंट कराओ, तो यहाँ पे 10 ही प्रिंट होके आएगा, क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो वही की वही रही ना, 10 ही, हमने तो यहाँ पे इस वैल्यू को बस पास किया था, इस वैल्यू को पास किया था, तो यहाँ पे 10 वैल्यू गई थी, ठीक है, 10 वैल्यू गई थी, ए का एड्रेस थोड़ी चला गया था, 10 वैल्यू गई थी, तो 10 वैल्यू गई, तो यहाँ पे एक्स के अंदर चेंजेस कर दिए इसने, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल। अब अगर चेंजेस हमें ओरिजिनल वाले में भी करने हैं, तो क्या करो, कॉल बाय रेफरेंस करो, यानी यूजिंग पॉइंटर्स, जैसे कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल पास, हमने यहाँ पे एड्रेस पास कर दिया, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए दे दिया। अब एड्रेस ऑफ ए दे दिया क्योंकि मैंने, तो यहाँ पे पॉइंटर एक्स है, वो क्या करेगा, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये पास किया एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए सपोज करते हैं 100 है और 100 के ऊपर पड़ी है 10 वैल्यू, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ ए पास हुआ है ना इस पॉइंटर में, तो यानी कि पॉइंटर एक्स का मतलब क्या होता है कि जो इस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो फेच कर लो, ठीक है। पॉइंटर का मतलब होता है, जैसे ये एक्स है, कि जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है उसके एड्रेस पे वैल्यू को फेच कर लो, ठीक है। तो अब इस एड्रेस पे जाएगा ये 100 पे, 100 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है 10, तो स्टार एक्स, यानी कि इस पॉइंटर एक्स के अंदर 10 वैल्यू आ जाएगी, 10 + 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो वो पॉइंटर एक्स में स्टोर हो जाएगा। और पॉइंटर एक्स के अंदर क्या था, एड्रेस ऑफ ए था, तो यानी कि उसी एड्रेस पे ये वैल्यू नई क्या स्टोर हो जाएगी, 15 स्टोर हो जाएगी, ठीक है। 15 स्टोर हो गई, तो अब क्या आया प्रिंट एफ, यहाँ पे हमने एक रह गई, अब यहाँ पे इसीलिए 15 आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने एड्रेस पे चेंज कर दिया, उधर हमने एड्रेस पे चेंज नहीं किया था कॉल बाय वैल्यू पे। रिकर्जन क्या होता है, सेल्फ मैपिंग फंक्शन, कि वो अपने आप को ही कॉल करे जा रहा है, रिकर्जन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तो वो होता है रिकर्जन। यूजफुल फॉर फैक्टोरियल फिबोनाची सीरीज के लिए, सब सम ऑफ डिजिट्स निकालना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, इसका 3 फिर 3 + 3 आ जाए तो 6 आ गया, अब 6 + 4 आ जाए, मतलब कि अपने आप को कॉल कर रहा है। तो रिकर्जन के अंदर क्या है, सेल्फ मैपिंग फंक्शन है, तो इस तरह से हम रिकर्जन को करते होते हैं, जैसे ये रहा अपने आप को कॉल कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है।
फैक्ट है ना, फैक्ट नाम से फंक्शन दिया था तो ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो ये रिकर्जन हो गया। स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट के टॉपिक्स है ना ये सारे इंपॉर्टेंट है। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। स्टोरेज क्लास क्या होती हैं, डिफाइन स्कोप, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि विजिबिलिटी कब तक रहेगी, लाइफ टाइम क्या रहेगा वेरिएबल का, उसकी मेमोरी लोकेशन क्या रहेगी, तो ये सारे का सारा हमें स्टोरेज क्लास से पता लगता है। ऑटो, ऑटो क्या में इसकी डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है लोकल वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शंस, स्कोप क्या रहेगा लोकल यानी विद इन ब्लॉक और फंक्शन, लाइफ टाइम क्या रहेगी क्रिएटेड व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, जैसे फंक्शन कॉल किया हमने और डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब फंक्शन एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसी फंक्शन के अंदर इसकी लाइफ टाइम है, ठीक है। ऑटो ये डिफॉल्ट होता है, अगर हमने कोई नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटो ही रहेगा। रजिस्टर, रजिस्टर में क्या होता है, सजेस्ट स्टोरिंग वेरिएबल इन सीपीयू रजिस्टर, यानी कि कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हमने रजिस्टर्स में स्टोर करानी है तो हम यूज करते हैं रजिस्टर को। यूज फॉर लूप काउंटर्स, लूप काउंटर्स के लिए यूज होता है। स्कोप इसका वही लोकल टू ब्लॉक लेवल, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये फंक्शन किया, ठीक है, और रजिस्टर नाम से इसको कर दिया मैंने, ठीक है, आई को। अब इसके अंदर हमने लूपिंग करी, ठीक है, तो अब ये क्या रहेगा, इसका जो वो है स्कोप है वो इसी के अंदर ही रहेगा ना, इसी ब्लॉक के अंदर अंदर रहेगा, ठीक है। जो लेकिन जो वैल्यू है वो रजिस्टर पे स्टोर हो जाएगी इसकी, ठीक है। स्टैटिक क्या होता है, रिटेन्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स, स्कोप क्या रहेगा लोकल टू ब्लॉक, बट लाइफ टाइम जो रहेगी इसकी, स्कोप तो वही रहेगा ब्लॉक तक ही, लेकिन जो लाइफ टाइम रहेगी वो इंटायर प्रोग्राम रहेगी, ठीक है। अब सपोज मैंने वॉइड स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक दे दी मैंने स्टोरेज क्लास इंट एक्स को, ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने 0 ले ली, तो एक्स की वैल्यू जब मैंने इंक्रीमेंट की तो 1 हो गई, तो प्रिंट क्या किया, 1 प्रिंट कराया। तो अब जो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, वेरियस वेरियस फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तो अब क्योंकि स्टैटिक है ये, तो यानी कि ये इसी ही इस x के इसी लोकेशन पे बार बार चेंजेस करता जाएगा। ये ऑटो है, ये स्टैटिक है, ठीक है। अब ऑटो के अंदर हम जितनी बार फंक्शन को कॉल कर रहे थे, और जो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ऑटो लिखी थी, ऑटो x की वैल्यू 0, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट 0 ये था, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया था कि x की वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, मैंने स्टैटिक लिया था, ठीक है, x इज इक्वल टू इंट, यहाँ पे लिख लेना इंट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू प्लस प्लस और यहाँ पे प्रिंट x, और ये वॉइड मेन के अंदर मैंने इस तरह से किया कॉल। फंक्शन फंक्शन फंक्शन, ठीक है, इस तरह से मैंने कॉल किया, ठीक है। अभी देखिए ऑटो के अंदर क्या रहेगा, ऑटो के अंदर कि इसका जो लाइफ टाइम है ना एक्स वेरिएबल का, वो इसी ब्लॉक के अंदर ही रहेगा यहाँ तक ही बस, ठीक है। एक्स के अंदर अब जो चेंजेस हम करा रहे हैं फंक्शन के थ्रू करा रहे हैं, जैसे यहाँ पे गया फंक्शन ने कॉल किया इसको, बस इसको कॉल किया, एक्स की वैल्यू में एक्स प्लस 1 हो गया, तो अब ये क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। इंक्रीमेंट हो गया था ना यहाँ पे, तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही जो पॉइंटर है जो ये यहाँ पे आएगा इस वाले मेन के अंदर आएगा, तो दोबारा से x की वैल्यू 0 ही हो जाएगी ऑटो, यानी कि ऑटोमेटिकली वो 0 पे ही सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यूएबल जो लोकेशन है ना यहाँ पर उसके अंदर चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। इसका स्कोप सिर्फ इतना है, जैसे ही यहाँ से जहां यहाँ से पॉइंटर बाहर की तरफ आएगा ना, तो वैसे ही क्या करेगा, ये वेरिएबल की वैल्यू दोबारा से 0 ही हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये स्टैटिक है, यानी कि x का जो स्कोप है वो लाइफ टाइम रहेगा, यानी कि x के वेरिएबल में हमने जो चेंजेस कराए, x की वैल्यू x से 1 कर दी थी ना मैंने, अब जब पॉइंटर इस सेकंड फंक्शन पे आएगा तो ये x की वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसका स्कोप तो लाइफ टाइम है, इसका स्कोप विद इन ब्लॉक था, इसी ब्लॉक के अंदर था इसका स्कोप, तो इसीलिए इसकी वैल्यू बार बार 0 पे ही आ रही थी, इसकी वैल्यू 1 जो है वो ही रहेगी। अब इस फंक्शन को कॉल किया जैसे ही हमने, तो इसकी वैल्यू 1 से 2 हो गई, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अभी दोबारा से इस थर्ड फंक्शन पे आएगा, फिर थर्ड फंक्शन पे ये वैल्यू 2 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, फिर दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, समझे। अब इसके अंदर क्या था, क्योंकि इसका स्कोप ही इतना था, लाइफ टाइम इतनी थी, तो क्या था, ये बार बार x की वैल्यू को 0 ले लेता था, फिर x की वैल्यू 1 कर देता, जैसे ही पॉइंटर यहाँ पे आता है इस फंक्शन पे, तो वो दोबारा से 0 पे चला जाता, ठीक है। तो ये था इसके बीच में डिफरेंस। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है सारों के बीच में। ऑटो, जस्ट अ मिनट, ऑटो, ऑटो मीन्स की डिफॉल्ट वैल्यू उसकी गार्बेज रहेगी, रजिस्टर में भी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज रहेगी, स्टैटिक और एक्सटर्नल के केस में 0 और 0 रहेगी, ठीक है। नाउ स्कोप, स्कोप क्या रहेगा, सबका लोकल लोकल लोकल, सिर्फ इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल रहता है, ठीक है। नाउ लाइफ टाइम क्या रहेगी, इसकी फंक्शन जिस फंक्शन में कॉल किया उसी फंक्शन में ही लाइफ टाइम रहेगी, रजिस्टर की भी उसी फंक्शन के अंदर रहेगी, स्टैटिक की प्रोग्राम में रहती है, एक्सटर्नल की भी प्रोग्राम में रहती है। स्टोरेज लोकेशन, ये मेमोरी स्टैक
स्टैक के अंदर इसका काम है, ठीक है। ये सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होती है, ये मेमोरी डेटा सेगमेंट्स में स्टोर होती है और ये भी मेमोरी डेटा सेगमेंट्स में स्टोर होती है। मेमोरी एलोकेशन इन सी, अब जैसे कंपाइल टाइम यानी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करनी हो, स्टैटिकली हमने मेमोरी एलोकेट की है तो डन बिफोर प्रोग्राम रन, प्रोग्राम रन होने से पहले ही वो मेमोरी एलोकेट कर दो। तो और साइज मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम, हमें साइज पता होना चाहिए मेमोरी का कंपाइल टाइम पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखी, ये कर दिया मैंने, इसको मैंने क्या किया, इंट डेटा टाइप इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया और साइज मैंने फिक्स कर दिया कंपाइल, मतलब कि रन होने से पहले मैंने साइज फिक्स कर दिया कि इस एरे का इतना ही साइज है, ठीक है। तो ये है इसका एग्जांपल कंपाइल टाइम का। अब रन टाइम मेमोरी एलोकेशन में क्या करता है, डन ड्यूरिंग रन टाइम, रन टाइम पे हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। लाइक मैलॉक, मैलॉक में हम सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, जो साइज हमें गिवन है उसकी इतने ब्लॉक ऑफ साइज, हम सिंगल ब्लॉक बना लेते हैं उतने साइज का और वो हम अलोकेट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर के अंदर इस तरह से एलोकेट कर दिया इस पॉइंटर को। कैलॉग के अंदर हम मल्टीपल ब्लॉक्स, ठीक है, यानी कि एक ब्लॉक और उसके अंदर जितने हम ब्लॉक्स बना रहे हैं, एक बड़ा वाला एलिमेंट और उसका भी हर एक ब्लॉक का साइज क्या होगा, ये सारा इनिशियलाइज कराएंगे। रीअलोकेट में क्या होगा, रीअलोक में चेंजेस साइज ऑफ एलोकेटेड मेमोरी, यानी एलोकेटेड मेमोरी जो हमने एलोकेट की है उसका साइज चेंज करना हो तो हम रीअलोकेट करते हैं। फ्री के अंदर जो मेमोरी हमने एलोकेट कर दी उसको फ्री कराना हो तो हम रीअलोकेट करते हैं, ठीक है। तो हम फ्री लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। नाउ मैलोक में क्या होता है, गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइजेशन होता है, कैलोक के अंदर जीरो से इनिशियलाइजेशन होता है, रिलोकेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता, फ्री के अंदर हम कुछ नहीं देते होते। मैलोक के अंदर हम एलोकेट करते हैं एक ब्लॉक को, कैलोक के अंदर हम मल्टीपल ब्लॉक्स एलोकेट करते हैं और हर एक ब्लॉक कितने कितने साइज का होगा हम ये भी बताते हैं, ठीक है। रीएलोकेट के अंदर हम रिसाइज करते हैं मेमोरी ब्लॉक को और फ्री के अंदर हम रिलीज कर देते हैं मेमोरी को, ठीक है। अब पॉइंटर्स क्या होता है, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। जैसे ये हमने एंड किया यहाँ पे एंड, तो एंड क्या करता है, एड्रेस मैंने आपको भी बताया था, एंड एड्रेस स्टोर कराता है। और ये डॉट ऑपरेटर डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है कि रेफर करने के लिए, जैसे अब यहाँ पे देखिए इंट एक्स इज इक्वल टू 10 दे रखा है, अगर ये इस तरह से लिखा है इसका मतलब मैं एक्स का जो एड्रेस है ना वो इस पॉइंटर में डाल रहा हूँ, ठीक है, वो इस पॉइंटर में डाल रही हूँ, ठीक है। तो प्रिंट एफ ये हमने किया स्टार पॉइंटर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू फेच करो जो इस एड्रेस पे स्टोर है, इक्वल टू के इस तरफ जो एड्रेस दे रखा है उस पे जो स्टोर है वो वैल्यू फेच करके लाओ, तो वैल्यू फेच होके आ जाएगी 10, ठीक है। क्योंकि एक्स के अंदर एक्स सपोज 100 लोकेशन पे स्टोर है, उसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर है, तो ये एड्रेस जो था एक्स का वो स्टोर था पी के अंदर और स्टार पी कर दिया मैंने, तो इसका मतलब मुझे वैल्यू पे जाना है तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब पॉइंटर अरिथमेटिक, अगर प्लस प्लस दे रखा है इट मींस मूव्स टू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाओ, माइनस माइनस कर रखा है तो -1 कर दो, मतलब एक मेमोरी बैक चले जाओ, ठीक है। p प्लस एन कर रखा है तो मूव्स एन एलिमेंट्स फॉरवर्ड, ठीक है। तो यानी कि अगर सपोज 10th मेमोरी लोकेशन पे है और 5 लिखा हुआ है तो 15th मेमोरी लोकेशन पे चले जाओ, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है जैसे 10 20 30, ये मैंने इस एरे में स्टोर कराया और जो ये एरे है वो मैंने इस p पॉइंटर में डाल दिया। तो अगर मैंने ये किया है ना p+1, ठीक है, ये इस तरह से लिखा है, यानी कि मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ये 0 ये 1 ये 2 इस पे था, ये स्टार्टिंग जो भी एड्रेस है ये इस पे है, एक प्लस यानी कि एक आगे चले जाओ तो 20 प्रिंट हो जाएगा इसीलिए मेरा, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एरेज एंड पॉइंटर्स, एरेज और पॉइंटर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एरे नेम्स एक्ट लाइक अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, एरे का नाम ही एक्ट करता है एज अ पॉइंटर, वो पॉइंट करता होता है फर्स्ट एलिमेंट पे, जो भी एरे में वैल्यू है उसके फर्स्ट एलिमेंट पे पहले पॉइंट करेगा, ठीक है। एरे आई इज इक्विवेलेंट टू, जो एरे और आई मैंने लिखा वो किसके इक्वल है, वो स्टार ए प्लस आई, इस तरह से लिख दो तो दोनों का एक ही बात है, ठीक है। दोनों के दोनों फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करेंगे, ठीक है। यानी जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा होगा ना, जो भी यहाँ पे एलिमेंट का यहाँ पे इंडेक्स दे रखा होगा वो उसी एलिमेंट को पॉइंट करेंगे, दोनों का एक ही मतलब है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एरे के अंदर ये वैल्यू स्टोर कराई तो मैंने एरे 2 लिखा तो वो भी 15 देगा, अगर मैं इस तरह से लिख दूं एरे और +2 तो वो भी सेम वैल्यू देगा, ठीक है। अब पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी कि मैंने जैसे यहाँ पे एक्स के अंदर 100 वैल्यू स्टोर है, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है। ये सपोज लोकेशन 101 पे स्टोर है, 101 1001 पे स्टोर है, ठीक है। तो अब जो इसका एड्रेस है ना वो मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया स्टार पी के अंदर, स्टार पी के अंदर क्या स्टोर है 1001, ठीक है, ये स्टोर करा दिया। अब क्योंकि अब ये क्या है, इस पे तो एड्रेस पड़ा है ना इसके ऊपर, तो ये वैल्यू पड़ी है। अब ये स्टार स्टार क्यों करा, यानी कि ये क्या बताता है, ये बताता है एम प्रेजेंट पी, यानी कि जो पी के अंदर वैल्यू स्टोर है ना इसके अंदर यहाँ पर स्टोर है, ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है वो बता दो, तो इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है 100 वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ पे 100 फैच होके आ गई, ठीक है। नाउ पॉइंटर्स और स्ट्रिंग्स, ये क्या है, स्ट्रिंग्स इन सी कैरेक्टर एरेज टर्मिनेटेड बाय ये,
उसके बाद हम ये और लगाते हैं, ये अभी अभी हमने देखा था, कैर स्ट्रिंग हेलो दे रखी है, इसको पॉइंटर कर दिया हमने, स्ट्रिंग को पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। तो अगर मैं पॉइंटर में +1 करूंगी तो वही उसी की तरह एरे की तरह ही काम करेगा ना, ये तो एक आगे चला जाएगा पॉइंटर, तो ये ई प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ईच हैविंग इट्स ओन मेमोरी, यानी कि ये डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन है और हर एक की अपनी अलग अलग मेमोरी होती है। यूनियन में क्या होता है, कलेक्शन ये भी होता है डिफरेंट डेटा टाइप का, लेकिन ये शेयर करता है एक ही मेमोरी स्पेस को। ठीक है, यानी जिस डेटा टाइप का ज्यादा साइज होएगा ना, वो उतने साइज की ही मेमोरी जो है उस यूनियन को एलोकेट हो जाएगी। तो ये कहना चाह रहे हैं ये मेमोरी एलोकेशन, ईच मेंबर की अपनी अलग मेमोरी होती है, तो टोटल साइज क्या हुआ मेमोरी का, सम ऑफ ऑल मेंबर साइजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल मेंबर शेयर सेम मेमोरी, तो टोटल साइज क्या होगा मेमोरी का यूनियन का, वो होगा साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर, जो लार्जेस्ट मेंबर का साइज होगा वही यूनियन का साइज होगा। एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ऑल मेंबर्स कैन बी एक्सेस साइमल्टेनियसली, हर मेंबर जो है वो साइमल्टेनियसली एक्सेस किए जा सकते हैं। ओनली वन मेंबर कैन बी यूज्ड एट अ टाइम, एक मेंबर ही यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमने लार्जेस्ट मेमोरी का साइज लिया ना, लार्जेस्ट जो हमारा एलिमेंट है उसका साइज लिया है, तो एक टाइम पे हम एक ही एलिमेंट को फेच कर सकते हैं, एक बारी में हम एक से ज्यादा एलिमेंट फेच नहीं कर सकते, तब तो मेमोरी कम पड़ जाएगी ना इसमें यूनियन के केस में। तो इनिशियलाइजेशन, ऑल मेंबर्स कैन बी इनिशियलाइज एट वंस, हर मेंबर इनिशियलाइज किया जा सकता है एक बार। ओनली फर्स्ट मेंबर कैन बी इनिशियलाइज डायरेक्टली, इसमें एक मेंबर इनिशियलाइज किया जा सकता है, जो फर्स्ट मेंबर होता है वो इनिशियलाइज किया जा सकता है। यूज केसेस क्या है, बेस्ट व्हेन यू नीड टू स्टोर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी, यानी कि जब हमें स्टोर करना है डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, जैसे कि ये सारे हैं रोल नंबर नेम मार्क्स, तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। बेस्ट व्हेन यू नीड टू स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम आउट ऑफ मैनी पॉसिबल वैल्यूज, ये जब काम करता है जब हमें बहुत सारी वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ही डालनी हो, एंटर करनी हो, जैसे कि यहाँ पे इंटरप्रेटिंग डेटा इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। कीवर्ड इसका स्ट्रक्ट, इसका यूनियन। ठीक है, मेन तो इसका डिफरेंस यही है कि ये शेयर करता है एक मेमोरी को, यानी कि ऑल मेंबर शेयर वन मेमोरी, और ये हर मेंबर का अपना अलग अलग सेपरेट मेमोरी होती है इसकी। ठीक है, देखिए एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट लिखा, स्टूडेंट लिखा, इसके अंदर हमने वेरिएबल अलग अलग डेटा टाइप के हमने वेरिएबल्स डाल दिए, इसमें भी हमने सेम किया काम। ठीक है, इसमें हमने इंट आई लिया, फ्लोट एफ लिया, ये स्ट्रिंग लिया। अब मेन पे आते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जो स्ट्रक्ट लिया, स्टूडेंट लिया, उसको हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया s1। ठीक है, ये दे दिया। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पास कर दी, जो ये वैल्यूज हैं ये रोल नंबर में जाएगी, ये वाली नेम में जाएगी और ये वाली मार्क्स में जाएगी। यहाँ पे क्या किया, यूनियन डेटा, और इस डेटा को, जो डेटा है उसको नाम दे दिया डी। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, डी डॉट आई इज इक्वल टू, हमने 10 इनिशियलाइज कराया, डी डॉट एफ, इसको इस तरह से इनिशियलाइज कराएंगे 22.5। ठीक है, अब प्रिंट एफ करेंगे कैसे, रोल नंबर ये सबको इस तरह से प्रिंट करा देंगे, s1 डॉट रोल नंबर, मतलब इस वाले से हम सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स है ना, इसके एट्रीब्यूट्स को फेच कर लेंगे, रोल s1 डॉट ये, तो ये सारे के सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। इसके अंदर क्या है, प्रिंट एफ कराया जब हमने आई की वैल्यू को, ठीक है, और यहाँ पे हमने एफ की वैल्यू को, तो इसमें आई की वैल्यू गार्बेज आएगी, एफ की वैल्यू ये, क्यों, क्योंकि जो ये एफ की वैल्यू है ना, ये फ्लोट है, फ्लोट जो है वो ज्यादा डाटा, मतलब इसका साइज बड़ा होता है इंट से, तो ये क्या कर देगी, इसको ओवरराइट कर देगी। इंट की जो वैल्यू सपोज पहले क्या थी, 10 थी ना, तो उसने क्या किया 22.5, वो ज्यादा मेमोरी लेगा, तो इसने इसको ओवरराइट कर दिया, तो इसकी वैल्यू आई की वैल्यू गार्बेज आ जाएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 22.5 प्रिंट होके आ जाएगी। फाइल हैंडलिंग इन सी, इसमें क्या करते हैं, फाइल्स को कैसे करते हैं हैंडल। सी प्रोवाइड फाइल हैंडलिंग फंक्शन यूजिंग इस फंक्शन से, ए फाइल इज कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन डिस्क, अ फाइल पॉइंटर ऑफ टाइप फाइल स्टार इज यूज्ड टू एक्सेस फाइल, फाइल को एक्सेस करना हो तो हम कौन सा पॉइंटर यूज करते हैं, फाइल स्टार। ठीक है, फाइल ऑपरेशंस क्या है, क्रिएट करना हो हमें तो कैसे क्रिएट करते हैं हम, इस तरह से क्रिएट करते हैं, फाइल लिखो, स्टार एफ ओपन, की हमें पहले ओपन करनी होती है फाइल, कुछ भी काम करेंगे, रीड करना है, राइट करना है, हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फाइल ओपन करो। उसके बाद यहाँ पे लिखो कैरेक्टर डेटा टाइप, फिर उसके बाद फाइल का नाम, फिर उसके बाद कॉन्स्ट, कौन से मोड में हमने करनी है वो मोड का नाम लिख दो। अब मोड्स कौन कौन से हो सकते हैं, रीड राइट अपेंड, रीड प्लस मतलब कि रीड और राइट दोनों करने हैं। ठीक है, राइट प्लस में मतलब कि हमें रीड करना है फिर राइट करना है, यानी कि ओवर राइट करनी है हमें ओल्ड फाइल को, ए प्लस यानी कि रीड करो और अपेंड करो। ठीक है, ये है इसका मतलब। नाउ क्लोज करना हो फाइल को तो हम यूज करते हैं एफ क्लोज फंक्शन। ठीक है, रीड करना है, राइट करना है कुछ डेटा कैरेक्टर्स को फाइल में, तो हम कैसे करेंगे, एफ गेट सी, सी मीन्स कैरेक्टर, गेट इतने कैरेक्टर्स को गेट करना है, किस में से, फाइल पी में से, जो एफ पी नाम की हमने फाइल बनाई थी उसमें से हमने कैरेक्टर्स रीड करने हैं। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स राइट करने हैं, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स राइट करने हैं वो लिखो, और किस फाइल में राइट कराना है वो यहाँ पे लिख दो। स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट, यानी कि स्ट्रिंग फॉर्म में हमें कुछ रीड करना है तो स्ट्रिंग लिखो,
फिर n कितने तक हमें स्ट्रिंग रीड करनी है वो साइज लिखो और उस फाइल का नाम दे दो। पुट करना हमें तो सिंपल स्ट्रिंग लिखो, किसमें पुट करना है उस फाइल का नाम यहाँ पे आएगा fp के अंदर, ठीक है। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, इसमें हमें करना है नेम राइट कराना है, तो फॉर्मेट मतलब कि एक फॉर्मेट फिक्स कर दिया कि इस तरह से लिखा है, जैसे हम प्रिंटफ में नहीं करते कि नेम, फिर यहाँ पे उसका हमने कोई भी हमने यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल दे दिया, ठीक है। तो हमने कोई एक फॉर्मेट में प्रिंटिंग करानी है, फॉर्मेट में राइट कराना है, तो यहाँ पे हम एफ प्रिंट एफ लिखेंगे, फिर फाइल का नाम लिखेंगे, फिर जिस तरह से हमें प्रिंट कराना है वो प्रिंट कराओ, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। स्कैन कराना हो हमें तो इस तरह से स्कैनिंग हो जाएगी। बाइनरी इनपुट आउटपुट कराना तो एफ राइट आएगा और एफ रीड फंक्शन, ठीक है। बाइनरी के लिए एफ राइट एफ रीड, और वैसे अगर हमें फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कराना तो एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ, ठीक है, ये यूज होते हैं। पोजीशनिंग फाइल, यानी कि अगर हमें किसी करंट पोजीशन पे जाना है तो कैसे जाएंगे, एफ टेल, कि वो सपोज ये फाइल है हमने ओपन कर रखी है और सपोज हमने यहाँ तक रीड कर लिया, हमें वो पॉइंटर पता करना है वो कौन से उस पे है लोकेशन पे, तो हम क्या करेंगे एफ टेल और फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एफ पी। अब अगर हमें मूव कराना है अपने पॉइंटर को कि यहाँ से शिफ्ट होके वो यहाँ पे चला जाए तो हम एफ सीक यूज करते हैं, ठीक है। फाइल का नाम यहाँ पे आएगा एफ पी, मतलब फाइल का नाम हमने एफ पी वेरिएबल में स्टोर करा रखा है, तो एफ पी ऑफसेट, कितने ऑफसेट जाना है, कितने मूव्स कराने हैं पॉइंटर को वो यहाँ पे आ जाएगा, और ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट करना है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये तीन तरह के होते हैं, सीक सेट यानी कि बिगिनिंग, ये करंट और ये एंडिंग के लिए होता है, ठीक है, कि बिगिनिंग पे जाना तो सीक सेट, करंट वैल्यू पे तो ये, और एंडिंग पे जाना तो ये। रिवाइंड एफपी मतलब कि सेट पॉइंटर टू द बिगिनिंग, अगर बिगिनिंग पे जाना है तो रिवाइंड एफपी कर दो, एरर हैंडलिंग करनी है। एंड ऑफ द फाइल के लिए तो चेक का एंड ऑफ द फाइल तो नहीं आ गया, क्योंकि हमें सपोज हम कोई रीड कर रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि एंड ऑफ द फाइल आ गया, तो हम इस फंक्शन को यूज करेंगे कि चेक करेगा ये अपने आप ही कि फाइल का एंड तो नहीं हो गया है, तो अगर ये यस है वैल्यू तो ट्रू है वैल्यू, तो इसका मतलब फाइल खत्म हो गई है, नहीं है तो फाइल अभी चल रही है, कंटिन्यू है। एफ एरर पी यानी कि चेक करेगा कोई फाइल में एरर तो नहीं है, तो ये एरर रिपोर्ट करके दे देगा। फाइल मैनेजमेंट, रिमूव करनी है अगर हमें फाइल, तो हमें डिलीट करनी है फाइल तो रिमूव फंक्शन यूज करते हैं। रीनेम करना है तो इस तरह से ये फंक्शन आता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर दैट आर प्रोसेस्ड बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले जो हम करते हैं, यानी कि ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर जो प्रोसेस होंगी बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन, ठीक है। अब दे बिगन विद स्टार, ये हैश सिंबल से स्टार्ट होंगे और इसके बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगता, ठीक है। जैसे टाइप्स देखते हैं इसकी तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, मैक्रो मींस कि हमें कुछ डेफिनेशन पहले से ही दे दी कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल की ये वैल्यू है या इस फंक्शन का ये डेफिनेशन है, तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया। अब जैसे ही हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे हमें जस्ट उसका नाम जो है वहां पे लिखना है, अपने आप ही उसकी वैल्यू या उसकी डेफिनेशन वो वहां से मैक्रो डेफिनेशन से पकड़ से देख लेगा, चेक कर लेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये देखिए, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डिफाइन यूज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स और मैक्रोज, जैसे यहाँ पे मैंने ये डिफाइन कर दिया ये पाई, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, जहां जहां पे भी पाई लिखेंगे ना वहां वापस उसकी वैल्यू ये 3.14 आ जाएगी, ठीक है। अब स्क्वायर फंक्शन हमने यहाँ पे दे दिया था, तो जहां जहां पे भी स्क्वायर लिखा होगा, स्क्वायर 5 लिखा है तो ये यहाँ पे अपने आप ही इस मैक्रो डेफिनेशन में चला जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 इंटू 5 25 है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैक्रो को हमें अनडिफाइन करना है तो हम यूज करते हैं इस तरह से, कोई ऑलरेडी मैक्रो हम यूज कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए अब मैक्रो का कोई यूज, तो अनडिफाइन कर दो उस मैक्रो को, मैक्रो का नाम लिख दो। फाइल इंक्लूड करनी हो तो हम इंक्लूड का यूज करते होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अपने इंक्लूड करते थे ना हेडर फाइल्स को, तो हम इस फंक्शन के थ्रू करते हैं, इस फाइल इससे इसको यूज करके हम अपनी फाइल को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंक्लूड फाइल नेम, जैसे हमने जो भी studio.h लिखा, stdio.h लिखा, math.h इंक्लूड करना है, हमें कुछ भी इंक्लूड करना है तो हम यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। कंडीशनल कंपाइलेशन है, जैसे कि यूज टू कंपाइल सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम कंडीशनली, जैसे यहाँ पे ये लिखा हमने, ठीक है, इंट मेन में इफ डिबग, अगर डिबग आ जाए तो डिबग मोड ऑन कर दो, एल्स ये कर दो, मतलब कि ये क्या है, कंडीशनल कंपाइलेशन है, कंपाइल करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये हैश करके उसके बाद ये कंडीशंस होती हैं वेरियस, तो हम ये कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ये होती है, इसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो ये फंक्शन है ये किस लाइब्रेरी से बिलोंग करता है, तो ये वाले भी आपके बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब stdio.h इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड std का मतलब स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट, o का मतलब आउटपुट, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या आते हैं, printf हम जो यूज करते हैं, scanf यूज करते हैं, get char put char gets puts, ये सारे फाइल्स के जितने भी ऑपरेशन है वो सारे के सारे हमारे इसके अंदर आते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आती है, यानी std स्टैंडर्ड lib मींस लाइब्रेरी, इसके अंदर क्या आते हैं कि हमें स्टोरेज से रिलेटेड
जो हमारे जितने फंक्शन जैसे मैलोक, कैलोक, रियलोक, फ्री, ये सारे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के, एग्जिट करना है, बोर्ड करना है, रैंडम, एस रैंडम जो नंबर्स हम हमें जो रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, ये फंक्शन होता है, वो हम इस लाइब्रेरी फंक्शन से इस लाइब्रेरी से कॉल करते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग डॉट एच, इसमें स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस आएंगे, जैसे स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग एंड कॉपी, ये सारे के सारे स्ट्रिंग फंक्शंस है, सारे के सारे इसमें आते होते हैं। ठीक है। मैथ्स डॉट एच के अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस आते हैं सारे के सारे। ठीक है। अब एसटीडी बूल डॉट एच, इसमें बूलियन हम फंक्शंस कर सकते हैं, बूलियन टाइप्स आती हैं, ट्रू फॉल्स, ये कॉन्स्टेंट्स, ये सारे के सारे जो है ट्रू फॉल्स कॉन्स्टेंट्स हैं, वो सारे के सारे इस लाइब्रेरी को अगर हमने कर लिया तो हम ट्रू फॉल्स को कर सकते हैं, इस टाइप के इस डेटा टाइप को इंक्लूड कर सकते हैं। सी टाइप डॉट एच यानी करेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस, करेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस अगर हमें करने हैं तो हम इस लाइब्रेरी फंक्शन को इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। फंक्शंस क्या आते हैं, इज अल्फा, इज डिजिट है कि नहीं, इज अल्फा मींस कि अल्फाबेट है कि नहीं है, इज एल न्यूमेरिक मींस कि अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है, लोअर फंक्शन है कि नहीं है, वो जो हमने स्ट्रिंग लिखी है वो लोअर है कि नहीं है, अपर है कि नहीं है। कन्वर्ट करना हो कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, उसको लोअर केस में तो टू लोअर, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना टू अपर, तो ये सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस, कैरेक्टर से रिलेटेड कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस जो हैं, ये सारे के सारे सी टाइप डॉट एच में आएंगे। कोनिया डॉट एच, इसके अंदर आता होता है क्लियर स्क्रीन करनी हो, इनपुट करेक्टर यानी गेट सी एच ई, या फिर के बी हिट, चेक की प्रेस, ये सारे के सारे जो है ना फंक्शंस, ये सारे के सारे इसके अंदर आते होते हैं। तो ये था सी लैंग्वेज का क्विक रिवीजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।